channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 5th the fundamental unit of life part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So this is the part 2. In this part we are going to discuss about what is a cell made up of. What is the fundamental organization of a cell? Then plasma membrane, its important functions. And I will discuss about the hypotonic, isotonic, hypertonic solution. And cell wall, its functions. Then I will discuss about nucleus and its functions. And we will see the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. So let's start this part. What is a cell made up of? यानी कि एक सेल किससे बना है? एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल. अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अंदर की बात झांक के देखें तो उसका अंदर का अरेंजमेंट कैसा है, क्या क्या है इसके अंदर, तो फिर वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. सेल का जो है स्पेशल कंपोनेंट्स है इसके अंदर, जिसे हम कहेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स. तो फिर क्या है ये, आगे जाकर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड. अगर एक सेल को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू से देखें तो इसका अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होके है. जैसे आपकी फ्लैट के अंदर कोई देखे तो कैसा अरेंजमेंट है, एक बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, टॉयलेट है. तो फिर ऐसे एक सेल के अंदर क्या क्या है, तो ऐसे हम बेसिकली देखें तो इसके अंदर 3 बेसिक फीचर्स है. तो फिर क्या है वो, जैसे हमारी हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स. तो एक सेल के अंदर हमें पता चल गया 3 बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. तो फिर ये क्या है, जैसे आप गोलगप्पे खाए हैं, आपको पता है गोलगप्पे की बाहर की कवर होता है, उसको आप मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर की बीचों बीच आलू होता है, आलू चने, तो फिर वो थोड़ा सलीट पार्ट होता है, वो हो गया हमारा न्यूक्लियस. और आलू और बाहर की कवर के बीच रहता है हमारी खट्टी पानी, तो फिर वो हो गया हमारा फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म. उसी हिसाब से मन में एक कंसेप्ट बिठा लीजिए. तो जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रहा है सेल के अंदर, जैसे हमारी रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और फिर हमारे एनर्जी निकलना, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रहा है, तो या फिर इसका दूसरे सेल से जो भी इंटरेक्शन या फिर उसका एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शंस हो रहा है, वो इन्हीं तीनों की वजह से हो रहा है. चलिए देखते हैं, एक के बाद एक डिस्कस कर लेते हैं. अब हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है, इसके बारे में हम 3 बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं. पहला हो गया ये हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि एक सेल की सबसे बाहरी जो कवरिंग है वो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फिर बाहर की दीवार क्या करता है, हमारी बाहर की दुनिया और हमारी घर की बातें, इन दोनों में सेपरेट करके रखता है. घर की बात घर के अंदर रहने देता है और बाहर की बात बाहर रहने देता है. तो ऐसे ही काम करता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर की कंटेंट को सेपरेट रखता है. उसके अंदर जो भी है सेल के अंदर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो सेपरेट करके रखता है. ये हो गया सेकंड काम. और थर्ड है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है? सिलेक्टिवली मतलब ये सभी को अंदर आने नहीं देता. इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. कुछ ही चीज को अंदर आने देता है, कुछ ही चीज को बाहर जाने देता है, सभी को ये परमिट नहीं करता. और किसी किसी चीज को इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और कुछ चीज को बाहर जाने नहीं देता. तो फिर कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा. जैसे आपके अपार्टमेंट में होता है गार्ड, वो डिसाइड करता है किसको अपार्टमेंट के अंदर छोड़े, किसको बाहर जाने दे. तो फिर ऐसे ही हमारे गार्ड जैसे काम करता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सम सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ,
या फिर हमारा ऑक्सीजन हुआ कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये हमारे सेल के अंदर आते जाते रहते हैं, तो फिर ये किसको क्रॉस करके जाते हैं? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होके ये पास करके जाते हैं। तो फिर ये किस प्रोसेस से जाते हैं? बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन क्या है आप पहले क्लास में पढ़े हैं, फिर भी हम दोहरा लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ कंसेंट्रेशन लो। तो फिर जैसे आपके शहर में कहीं पर मेला लगा है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होते हैं, तो फिर वो मेले से ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया से कम भीड़ भाड़ एरिया में अगर लोग जाएंगे तो उसे वो तो हो गया डिफ्यूजन, यानी कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। जहाँ कंसेंट्रेशन ज़्यादा है उसी एरिया से जहाँ कंसेंट्रेशन कम है उसी एरिया को जाना, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो फिर आइए देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि दिस हैपन्स इन द सेल व्हेन, जैसे कि हमारी कुछ सब्सटेंस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। जब वेस्ट प्रोडक्ट है तो फिर वो हमारे बॉडी से बाहर जाना या फिर सेल से बाहर जाना जरूरी है। अगर वो बाहर नहीं जा रहा है इसका मतलब है ये एक्यूमुलेट्स इन हायर कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल। जैसे आपके घर डस्टबिन ज़्यादा हो गया, डस्टबिन में कूड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे ही सेल के अंदर वेस्ट ज़्यादा हो गया, मतलब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। तो सेल की बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे उसका कंसेंट्रेशन लो है, तो फिर वो ज़्यादा कंसेंट्रेशन से यानी कि सेल की अंदर से लो कंसेंट्रेशन यानी कि सेल की बाहर एनवायरनमेंट में वो जाएगा। तो as soon as there is a difference in concentration of carbon dioxide inside and outside the cell, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जो है वो सेल की अंदर और बाहर अलग अलग हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल, वो सेल से बाहर निकल जाता है। तो कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, यानी कि ज़्यादा कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन एरिया वाले, यानी कि सेल के अंदर से सेल की बाहर चला जाता है। ये तो गया कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। आइए देखते हैं ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे ही ऑक्सीजन भी हमारी सेल के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से अंदर आता है। जब हमारी सेल में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम पड़ जाता है, डिक्रीजेस कम पड़ जाता है, तो फिर यहाँ डिफ्यूजन का रोल बहुत अहम हो जाता है। क्या होता है? गैसियस सेक्शन बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर आता है, तो फिर वाटर ओबीज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर के साथ भी यही होता है कि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू से काम करता है। जैसे द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर ये डिफ्यूजन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से हो जाए तो फिर उससे कहते हैं ऑस्मोसिस। और वाटर ऐसे ही करता है, वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन जब एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, the movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called osmosis। तो फिर osmosis में क्या है? एक selectively permeable membrane आपको मिलेगा। The movement of water across plasma membrane is also affected by the amount of substances dissolved in water। तो फिर जो सब्सटेंस वो वाटर में डिजल्व होके हैं उन्हीं का जाना आना, उन्हीं का मूवमेंट भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अफेक्टेड होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो फिर ऑस्मोसिस में आप जाने रखिए कि इसमें एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आता है और हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर चीज जाता है। तो फिर अगर बात वाटर की हो तो फिर हायर कंसेंट्रेशन वाटर कंसेंट्रेशन से
लो वाटर कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? और ये जाएगा थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से जाएगा, जब तक बाहर और भीतर दोनों का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि सेम ना हो जाए। तो फिर what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? अगर हम एक एनिमल सेल को या फिर एक प्लांट सेल को सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। वन ऑफ द थ्री थिंग्स वुड हैपन। देखिए, इनमें से इन तीनों में से एक ही चीज होगा। जैसे अगर मीडियम, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर कंसेंट्रेशन, सेल की चारों ओर जो सराउंडिंग मीडियम है वो अगर हाई कंसेंट्रेशन में है इन कंपेरिजन टू द सेल, सेल के अंदर लो कंसेंट्रेशन और बाहर की मीडियम में अगर हाई कंसेंट्रेशन है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बाहर का सराउंडिंग जो है उसका हायर वाटर कंसेंट्रेशन होता है, मतलब वो डाइल्यूट होता है, और सेल के अंदर कंसेंट्रेशन तो बाहर की ओर डाइल्यूट होता है और सेल के अंदर ज़्यादा कंसेंट्रेशन होता है, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। ऐसे बाहर से भीतर जाएगा, भीतर से बाहर जाएगा, पर more water will come into the cell then will leave। तो ज़्यादा वाटर या कम into the cell, सेल के अंदर ज़्यादा पानी चला आएगा तो क्या होगा, सेल जो हमारा है वो स्वेल हो जाएगा। अगर किसी के अंदर पानी ज़्यादा भर जाएगा तो वो फूल तो जाएगा ना, वो स्वेल हो जाएगा। ये कहाँ पर होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा। चलिए देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। अगर मीडियम जो सेल की चारों ओर का मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन, वाटर कंसेंट्रेशन, मीडियम का वाटर कंसेंट्रेशन सेम है, उसे हम कहेंगे क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे में क्या होगा, इसमें वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर जाएगा, पर सेल की शेप में कुछ भी चेंज नहीं होगा। द सेल विल स्टे द सेम साइज, सेल का साइज जो है वो बिल्कुल ही सेम साइज रहेगा। तो आइसो मतलब होता है सेम। अब देखते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ऊंचा, तो मीडियम है जे लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, यानी कि सेल का कंसेंट्रेशन जो है उसके चारों ओर का जो मीडियम है उसका कंसेंट्रेशन उससे लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब वो गाढ़ा है, उसका मीडियम गाढ़ा है और सेल के अंदर कम गाढ़ा है, तो क्या होगा, सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसे जो वाटर है वो तो बाहर से भीतर बोथ डायरेक्शन में जाएंगे, पर मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर्स इट, उसको जितना एंटर करेगा उससे ज़्यादा बाहर चला जाएगा। अगर जितना आप पानी पिएंगे उससे ज़्यादा अगर आप छोड़ देंगे पानी तो क्या होगा, ऐसे में तो ये सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये होगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, वो स्वेल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारी कंफर्म हो गया। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है वो स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन किया गया, यानी कि वो भी एक डिफ्यूजन ही है, पर फर्क ये है कि इसमें एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। चलिए ये जो हमारी एक्टिविटीज है ये हम ट्राई करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक्टिविटी 5.3 है, ऑस्मोसिस विथ एन एग। हमने एक एग लेकर उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, पहले रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग की बाहरी सेल जो है उसको हम रिमूव कर देंगे
कैसे, उसको डिजल्व कर देंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो डिजल्व हो जाएगा। पर द सेल इज मोस्टली, ये सेल में क्या होता है हमारे, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है सेल में। तो ए थीन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द सेल, एग की बाहर की ओर क्या रहेगा, थीन आउटर स्किन रहेगा। तो इसी एग को हम प्योर पानी में अगर रखेंगे तो 5 मिनट बाद देखेंगे कि पानी बाहर से एग के अंदर घुस रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारी एग जो है वो स्वेल करेगा, यानी कि फूलेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर बाहर से अंदर आ रहा है। ऐसे ही अगर प्लेस सिमिलर डिसेल्ड एग, ऐसे सिर्फ 3 मेम्ब्रेन होगा, उसी एग को हम कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में 5 मिनट रख के फिर देखेंगे तो क्या होगा, बाहर का मीडियम कंसंट्रेटेड है, तो इसमें क्या होगा, एग जो है वो श्रिंक करेगा, यानी कि इसका साइज सिकुड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर से जो सॉल्यूशन है वो सॉल्ट सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, सेकंड केस में हमारी एक श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे हम और भी इसका एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हमारे रेजिन्स या एप्रिकॉट लेके हम ड्राई रेजिन्स क्या है, वो सिकुड़ा हुआ हमारी ग्रेप्स है, वो सिकुड़ के रहता है, यानी कि श्रिंक होके रहता है। तो फिर इसको ये ड्राई रेजिन्स और एप्रिकॉट हम लेके करते हैं। क्या करेंगे, देखो ड्राई रेजिन को या फिर एप्रिकॉट को हम प्लेन वाटर में डालें और उसको हम कुछ टाइम छोड़ दिए, तो देखिए कि द प्लेस देम इनटू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। पहले हमने फर्स्ट केस में हमने उसको वाटर में छोड़ दिया और दूसरा केस में हमने उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर में छोड़ दिया। हाँ, ये 2 केसेस हुआ। फर्स्ट तो हम प्लेन वाटर में छोड़ दिए, सेकंड केस में हमने उसको कंसंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में छोड़ दिए। तो क्या होगा, जब हम प्लेन वाटर में छोड़ेंगे तो फिर वो पानी चूस लेगा और स्वेल करेगा। पर जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे, वो लूजेस वाटर उसके अंदर से चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो फिर ऐसे ही होता है। आइए देखते हैं, ये यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो है एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो हमारी कुछ यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हुए या फिर प्लांट सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू से ही पानी ऑब्जर्व करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, हमारी प्लांट की रूट जो है वो भी जो पानी ऑब्जर्व करते हैं वो किसके थ्रू से, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका 2 मेन इम्पोर्टेंस है। क्या है, पहले है दस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वाटर इन लाइफ ऑफ ए सेल, इन द लाइफ ऑफ ए सेल। तो डिफ्यूजन के थ्रू से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर होता है इन द लाइफ ऑफ ए सेल। तो फिर एक्सचेंज, जैसे हमने देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही अंदर आ रहे थे। तो इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ और 2 नंबर उसका इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन। इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, दैट इज ऑल्सो थ्रू डिफ्यूजन। तो फिर एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है, दूसरा इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है, ये न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू से होता है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो फिर कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं सेल, और उसमें हमको लगता है एनर्जी चाहिए होता है, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करता है, इसीलिए ऐसा होता है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीलापन है उसमें, वो पूरा हार्ड ऐसा नहीं है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है एंड इज मेड ऑफ, ये किससे बना है, हमारी लिपिड और प्रोटीन से बना है, फॉस्फोलिपिड, या फिर आप बोल सकते हैं ये बना है हमारी
फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, और प्रोटीन से बनता है। तो फिर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको उसका अंदर की बातें और अच्छी तरह पता चलेगा, उसका स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात बोलें तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो कि सिंगर और निकल्सन ने 1972 में दिए थे। उसी के हिसाब से इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है और उसमें प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन एक तो बाहरी सरफेस में, वो फॉस्फोलिपिड की बाहरी सरफेस में रहता है, या फिर फॉस्फोलिपिड के अंदर अंदर घुसा हुआ एम्बेडेड होकर रहता है। तो फिर ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये फ्लेक्सिबल हो रहे के कारण हमको एक सुविधा है कि ये फूड को एनगल्फ कर लेता है, यानी कि फूड को आत्मसात कर लेता है, अपने अंदर घुसा लेता है, एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो ले लेता है। उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि अपने अंदर ले जाना। ये एंडोसाइटोसिस 2 प्रकार का होता है, जैसे फागोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो फागोसाइटोसिस किसे कहेंगे? जब वो सॉलिड लेता है। और पिनोसाइटोसिस किसे कहते हैं? जब वो सॉलिड खाना लेता है तो फागोसाइटोसिस। जब वो लिक्विड खाना लेता है, लिक्विड लेता है, पीता है, खाता है तो फागोसाइटोसिस, और पीता है तो बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? हमारी एमीबा में ये देखने के लिए मिलता है। तो इट एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। आइए देखते हैं, हम थोड़ा जान लेते हैं हमारी सेल वॉल के बारे में। तो ये सेल वॉल क्या है? हमारी सेल वॉल जो है ये इन एडिशन टू द प्लांट सेल में, ये सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की ओर, इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी ओर होता है ये सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये बहुत रिजिड आउटर कवरिंग है, यानी कि बहुत ही ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड होता है। और ये सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की ओर रहता है। और प्लांट सेल में ये सेल वॉल जो है ये मेड अप ऑफ सेलुलोज है, सेलुलोज से बना है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट देता है, प्लांट को एक स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट देता है, यानी कि उसको जो खड़ा होने के लिए स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है उसको। तो फिर व्हेन ए लिविंग प्लांट, तो फिर आइए देख लेते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या है। प्लाज्मोलिसिस क्या है? जब एक लिविंग प्लांट सेल, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, हमने देखा कि ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, प्लांट सेल से अंदर से पानी छूट जाता है, बाहर की ओर जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? श्रिंकेज होगा। देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस में श्रिंकेज ऑफ सेल होता है। इसमें ये सिर्फ लिविंग सेल में पाया जाता है। लिविंग सेल से पानी बाहर की ओर चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो फिर यही प्लाज्मोलिसिस है। वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय द फिनोमेनन। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखो, हमने एक रियो लीफ का पिल लिया और उसको पानी में लिया, और फिर एक स्लाइड में लेकर हमने उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू से, हाई पावर माइक्रोस्कोप के थ्रू से देखा। तो हमने देखा कि उसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स है, जिसे कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये है ग्रीन सब्सटेंस। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन सब्सटेंस, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल आपको पता है, जिसके कारण ये हमारा जो हरा हरा दिखता है पौधे, ये क्लोरोफिल के कारण दिखता है। तो उसके पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। इसके ऊपर, इस क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के ऊपर अगर हम शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे, एक ड्रॉप भी डाल देंगे, तो क्या होगा? कुछ मिनट के बाद देखेंगे
कि चलिए देखते हैं आगे, उसको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो फिर ये तो गया लिविंग सेल की बात, पर अब हम सेकंड, ये तो फर्स्ट केस है, सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, डेड सेल ले रहे हैं। तो ये डेड सेल कैसे होगा, रियोलिप्स को हमने बॉइलिंग कर दिया, फ्यू मिनट्स बॉइलिंग करने से ये सेल को मार देता है। तो हमारे पास अब डेड सेल है, रियोलिप्स का डेड सेल। इसमें है लिविंग, इसमें लिविंग सेल है और इसमें हमारी डेड सेल है। तो उसके माइक्रोस्कोप के थ्रू से हम ये देख रहे हैं, उसके हमने एक स्लाइड के ऊपर ले लिया वो डेड सेल को, माइक्रोस्कोप से देखिए हमने, अब शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल दिए। और अब हम कुछ मिनट्स के बाद देखते हैं तो क्या होगा, इसमें प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा और इसमें प्लाज्मोलिसिस होगा, यानी कि इसमें श्रिंकेज होगा, इसमें वो सब नहीं होगा। तो फिर अब हमें पता चला कि ये प्लाज्मोलिसिस जो है ये सिर्फ लिविंग सेल में होता है। तो इससे हमको पता चला कि ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जर्व वाटर। ये वाटर एब्जर्व करने की कैपेसिटी जो है वाटर बाय ऑस्मोसिस, ये लिविंग सेल में होता है, डेड सेल में ये सब नहीं होता है। तो सेल वॉल जो है ये परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बस्टिंग। अगर हम बहुत ही डाइल्यूट टू डाइल्यूट एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे सेल को, तो फिर सेल वॉल के कारण वो बर्स्ट नहीं होगा और वो सिर्फ स्वेल होके रहेगा। तो फिर ये खूबी किसके लिए हो रहा है, बर्स्ट क्यों नहीं हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि वो रिजिड होता है इसलिए। तो इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो फिर ऑस्मोसिस के थ्रू से वो पानी लेता है, द सेल स्वेल्स, सेल तो फूल जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। ऐसे में एक सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करता है। तो वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलन सेल, वो वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है और वॉल जो है वो सोलन सेल के ऊपर प्रेशर अगेंस्ट द सोलन सेल के ऊपर वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand much greater change in the surrounding medium than animal cell। तो क्योंकि हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है इसीलिए ज़्यादा विथस्टैंड करता है, जबकि एनिमल सेल ये सारे नहीं कर पाता। तो उसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.